Okay, beta. So we will start our lecture. In last lecture we are discussing about the input devices और हमने यहाँ तक इसे डिस्कस किया था, ठीक है, कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस हो सकती है आपकी, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन जो कि हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो ट्रांसलेट करती हैं। किस चीज़ को ट्रांसलेट करती हैं, इस पॉइंट पे हम रुके थे, ठीक है। एंड आई given you example in a last class that for example I press A, so the signal will be generated of 65 of decimal, but computer will get it in the form of 1 5 times 0 and 1. So what is the reason? That was my question जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में छोड़ा था, ठीक है। मुझे इसका ज़रा रिप्लाई करें आप में से किस किस ने इसका आंसर जो है वो ढूंढा। हैंड रेज करें, मैं माइक खोलूंगा आपका, जल्दी कीजिए। ओके, जल्दी जल्दी, हरी अप। ओके अमायम आपका पहले आया, मैं बेटा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अमायम अपना माइक ऑन करें आप बेटा, आपके पास। अस्सलाम वालेकुम अमायम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपने पूछा था ASC डबल आई का, तो उसके अंदर मुझे बताया था उसने, ये मैंने गूगल पे सर्च किया था, उसने बताया था कि ये एक जो है ये नंबर 65 कुछ था। while keep press alt on your keyboard, type the number 65 which the number of letter or symbol A in the table is used to translate computer text to human text. राइट, बहुत हद तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली यही हो रहा होता है, ठीक है। मैं और भी बच्चों से ले लेता हूँ। थैंक यू अमायम। अच्छा जी, नेक्स्ट है लाइबा। लाइबा आपको बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना माइक ऑन कीजिए। लाइबा आप बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। ओके सर। सर आपने क्वेश्चन बाइनरी लैंग्वेज क्यों, हम लोग की जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है वो चेंज क्यों होती है कंप्यूटर में? सो माय आंसर इज, एज वी नो कंप्यूटर कैन नॉट हैंडल आवर अल्फाबेट, their internal process are based on binary system. Therefore there need a way for a computer to convert letters and form as binary that can be easily stored inside computer and manipulated by computer. So the computer use a set of keys known as ASCII code. These were initially developed for tasks such as sending documents, printers, and many of commands make sense in the text. Thank you. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गुड। ओके बेटा, सो ये था एक्चुअली इसका रीजन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप सबके जो है कन्वीनियंस के लिए, सिंपल वर्ड्स में। देखिए होता ये बेटा कि व्हेन आई प्रेस कैपिटल A फ्रॉम द कीबोर्ड, द सिग्नल ऑफ 65 of decimal type. What is decimal? Decimal is a number type, right? So 65 of decimal, signal of 65 of decimal will be generated from the keyboard, and when it goes to the CPU, तो प्रोसेसर इसको क्या करेगा, क्योंकि प्रोसेसर को तो नहीं पता कि 65 क्या है, तो ये नंबर कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये आपका आंसर आता है 1 5 टाइम्स 0 एंड 1, ठीक है। और फिर कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो चूंकि कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 1 0 की फॉर्म में होती है, तो इसलिए जो है ये कन्वर्जन की जाती है। और इस कन्वर्जन का एक पूरा टेबल है जिसे ASCII यानी आस्की टेबल कहते हैं, ठीक है। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा होता है। इसके बारे में मजीद भी आप लोग फाइंड करके ढूंढ सकते हैं। आप दोनों ने बेटा बहुत अच्छी कोशिश की, हमायम एंड लाइबा, गुड।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कंप्यूटर यूनिट। कंप्यूटर यूनिट में यहाँ पर देखें, वी हैव अ डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। दिस इज आल्सो अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन अगर आप 5 ईयर उठाएंगे या 10 ईयर उठाएंगे तो आपको अक्सर दिखेगा कि आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये आप समझ लें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास जब क्वेश्चन आए कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, तो आपने बस ये एक सादी सी डायग्राम बनानी। नाउ लुक इट हियर, सबसे पहले तो इसका देखें आप कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज अ मेन हब। अगर इस डायग्राम में देखें तो नजर आ रहा है व्हाई इट्स अ मेन हब, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। इनपुट आता है कंट्रोल में, कंट्रोल यूनिट भाई साहब क्या करते हैं, वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं टू द मेमोरी आल्सो। इट कैन आल्सो ट्रांसमिट द डेटा टू द सेकेंडरी स्टोरेज as well as to the arithmetic and logic unit, right? और फिर जो भी प्रोसेस करना होता है उसके अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट जनरेट करके देन दिस सिग्नल गोज टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइस जो कि आपके मॉनिटर है। ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट इज अ मेन हब, राइट? नेक्स्ट, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। देख सकते हैं आप काफ़ी सारी यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस गिवन है, जिनमें से बहुत ज़्यादा तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे। ठीक है, लाइक कीबोर्ड, न्यूमेरिक पैड, पॉइंटिंग डिवाइस एज अ माउस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट। ये शायद आपके लिए नया हो। ग्राफिक टैबलेट जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं ग्राफिक्स के काम वगैरह करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अ माइक्रोफोन जिसके जरिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, राइट? वेबकैम एंड लाइट पेन। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। एम जैद, ओके जैद बेटा, पहले भी मैंने बताया आवाज़ का मेरे एंड से कोई इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ इंटरनेट स्लो होगा तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरी आवाज़ तो ठीक ठाक जा रही। चले मैं लैपटॉप मजीद अपने करीब कर लेता हूँ। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आ रही हो। ठीक है रोहेल, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर भी अगेन एग्जांपल्स हैं, टाइम ज़ाया के बिना आगे चलेंगे हम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, known as a microprocessor or simple processor, it is responsible for all the functions and process। ठीक है, ये प्रीवियसली हमने जितना डिस्कस किया ये सब उसी यानी इसी में ही वो चीज़ें आती हैं जो AU है, MU है, CU है, तमाम जो है बेसिकली आपका प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, ये तमाम पार्ट्स CPU कंपोनेंट। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर टेक्सचुअल फॉर्म में रिपीट हो रही है। ठीक है, ALU है, CU है, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली आप रजिस्टर में क्या है, स्टोर द डेटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ठीक है, रजिस्टर असल में क्या करता है, फ्यूचर जैसे ही इन फ्यूचर जो चीज़ एग्जीक्यूट होनी है ना अगली, यानी क्यू में जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो वो जो क्यू है वो स्टोर कहाँ हो रहा होता है, वो स्टोर हो रहा होता है रजिस्टर्स में। इट इज जस्ट लाइक अ मेमोरी। नेक्स्ट इज ALU, execute all arithmetic and logical operations, arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication and division, logical operations like compare numbers, letters और special characters। ठीक है, ALU में एक्चुअली हो क्या रहा होता है बेटा, यही तमाम काम है, तमाम अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो रही होती है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीजें होती हैं, और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में मैंने डिस्कस आप लोगों के साथ किया था या नहीं क्लास 9 में अभी, क्योंकि क्लास 8 में तो डिस्कस किया है, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि आपके साथ हुआ था डिस्कस या नहीं। जल्दी से मुझे चैट में ज़रा रिप्लाई करके बताएं क्या हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं उनको डिस्कस किया था। अमायम कह रही है नो,
रोहेल कह रहे हैं यस, ठीक है, मेजॉरिटी नो, इट मीन्स के नहीं, वो क्लास 8 का मुझे फिर याद पड़ा होगा। ओके खैर मैं करता हूँ। बेटा ये लॉजिकल ऑपरेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कंप्यूटर में। उसकी वजह ये होती है कि देखें कंप्यूटर जो है बेसिकली, आप अब कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो आपका जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग की मैं बात करूंगा। प्रोग्रामिंग में वो क्या रहा होता है, इन लॉजिक्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। Why? Because everything in a programming is just considered as a logical operations. Not everything, but mostly. देखिए होता क्या है, हम जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम कंडीशंस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के। फॉर एग्जांपल इफ द कंडीशन ए इज ट्रू देन दिस थिंग शुड बी हैपन, और इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन दिस टाइप ऑफ द थिंग शुड बी हैपन। यानी ये दिस और दिस, जो पहले दिस का और जो दूसरी मर्तबा दिस का, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ये बिल्कुल यूं है, सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो मिसाल के तौर पे अगर गर्मी हो रही है तो एसी ऑन कर दो, वरना बंद कर दो, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर बेटा क्या है, कंडीशन है, ठीक है ना, कि अगर गर्मी हो रही है तो एसी ऑन कर दो, और अगर नहीं हो रही इसका मतलब सर्दी है तो बंद कर दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द कंडीशन। सो इन प्रोग्रामिंग वी आल्सो यूज द कंडीशंस और लॉजिक्स, राइट, कंपैरिजन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं, स्पेशली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही कंपैरिजंस ही की बिना पर जो है तमाम रोबोट्स वगैरह या सेंसर बेस्ड डिवाइसेस जो है वो डिसीजन ले रही होती हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, टेस्ला 3 कार, ठीक है, आप लोग नेट पे इसको सर्च कीजिएगा क्लास के बाद। टेस्ला 3 कार जो है टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार है, ड्राइवरलेस कार है, बहुत ज़बरदस्त कार है, बहुत कॉस्टली भी है साथ में। लेकिन उसमें क्या है बेटा कि उस कार में सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत से जो है वो सेंसर्स लगे हुए हैं। तो वो सब क्या कर रहे होते हैं, वो इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनको सेंस करके उनके अकॉर्डिंग जो है कार वो डिसीजन ले रही होती है कि कब रुकना है, कब स्लो होना है, कब इधर होना है, कब उधर होना है, ठीक है। आप यानी राइडर उसमें बैठता है और जीपीएस के थ्रू जो है उसे लोकेशन देता है अपनी डेस्टिनेशन की कि मुझे फला जगह पहुंचना है। तो वो कार जो है वो उस राइडर को जो है या उस मुसाफिर को जो है वो पहुंचा देती है उसकी डेस्टिनेशन तक, बिना ड्राइवर की कार चल रही होती, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट controls and coordinate computer component. Read the code for the next instruction to be executed. कंट्रोल यूनिट बेसिकली कर क्या रहा होता है बेटा, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि आपने यूं करना है, आपने ये करना है, आपने फला करना है। नहीं बेटा ड्राइवर लेस है, ठीक है, ड्राइवर तो वो है जो कार को ड्राइव करेगा। मैंने यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पैसेंजर, एक्चुअली मैंने राइडर वर्ड यूज किया, राइडर नहीं, वो पैसेंजर। एज अ पैसेंजर आप जब बैठेंगे तो वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। असल में बाइक ज्यादा चलाता हूँ ना तो वो राइडर राइडर जो है वर्ड है। बहरहाल आपने ड्राइवर लिखा है हाशिर, ड्राइवर भी नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बात ही ड्राइवर लेस कार की कर रहा हूँ। खैर, increment the program counter so it points to the next instruction. अब देखिए होता क्या है कि ये इंक्रीमेंट करता है। व्हाट डू मीन बाय इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट यहाँ पर करेगा अगली इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर बेटा इंक्रीमेंट से मुराद होता है कि एक लाइन मजीद आगे बढ़ जाना। एक्चुअली इंक्रीमेंट मींस एक वैल्यू आगे बढ़ जाना, जरूरी नहीं है एक हो, वो तो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग में आप इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है कि एक लाइन आगे बढ़ता है, यानी पहले जिस लाइन पे है, फॉर एग्जांपल सपोज करें इस वक्त वो लाइन 1 पे है, तो अब वो उसके पास फौरन से नेक्स्ट लाइन के लिए वो पॉइंट कर रहा होगा कि नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर वो इंक्रीमेंट लगा देगा उस 2 को 1 और मजीद, सो दैट विल बी द 3, सो नेक्स्ट लाइन मींस लाइन नंबर 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। Read whatever data the instruction required from cell in memory. देखें ये क्या करता है, जितना भी डेटा आपके पास
सेल में मौजूद होता है मेमोरी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको कॉल कर रहा होता है, ठीक है। यानी मेमोरी से जो आपका डेटा है मेमोरी का, उसमें से कॉल करता है रिक्वायर्ड डेटा को, ठीक है, और आगे फिर जो भी इसको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करना होता है वो करता है। प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा टू एन ALU और रजिस्टर। ALU और रजिस्टर को जो भी डेटा जरूरत के तहत यानी रिक्वायर्ड होता है वो उसके मुताबिक उसे प्रोवाइड करता रहता है। लेता कहाँ से? मेमोरी से, राइट। If the instruction requires an ALU or specialized hardware to complete, instruct the hardware to perform the requested operation. अगर आपकी जो ALU है उसको कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह रिक्वायर्ड है या किसी किस्म का कोई स्पेशल हार्डवेयर जो है उसको कोई रिक्वायरमेंट है, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर्ड है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करता है, उस हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, ठीक है। यानी उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। मैं दोबारा से सिनेरियो सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि जो कंट्रोल यूनिट है वो आपके हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे सपोज करें अपने यूएसबी में कोई डेटा सेव करना है जो कि मेरे पास मेरी हार्ड ड्राइव में मौजूद है, तो आप क्या करते हैं, आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, देन यू विल ओपन द माय कंप्यूटर, देन ओपन योर डेस्टिनेशन फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव, copy the file from that destination and then open your USB portion, right, and then paste it there. Now what happened, आपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दी। कौन से हार्डवेयर को? पहले आपने दी इंस्ट्रक्शन किसको? हार्ड ड्राइव को। वो ओपन हुई, वहां से जिस डेस्टिनेशन पे डेटा था वहां तक आप गए, देन आपने वो कॉपी किया, देन आपने यूएसबी को ओपन किया और यूएसबी में वो डेटा पेस्ट किया। तो जब आप यूएसबी में वो डेटा पेस्ट कर रहे हैं बेटा, तो आपने क्या किया, अगेन हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दी है। अब हार्डवेयर कौन सा है? वो यूएसबी आपका हार्डवेयर। Registers store the data that is to be executed next, very fast storage area. रजिस्टर्स बेसिकली यूं समझ लें बेटा, एक क्यू में लगी हुई होता है डेटा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यूं है, रजिस्टर हमारे पास बहुत से हार्डवेयर में होता है। प्रिंटर की एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, प्रिंटर में भी रजिस्टर्स होते हैं। आप मिसाल के तौर पे आपने प्रिंटर को जो है प्रिंट आउट भेजे 10 पेजेस, तो पहले वो क्या करता है, फर्स्ट पेज निकालता है, ठीक है। अच्छा, कभी जरा गौर कीजिएगा, आप प्रिंटर को प्रिंट आउट सेंड कीजिएगा एंड देन यू जस्ट क्लोज योर फाइल, ठीक है। अभी प्रिंट आउट पूरी फाइल हुई नहीं है, लेकिन आप प्रिंट आउट सेंड करके फाइल अपनी वर्ड की है जो भी थी उसे क्लोज कर दीजिएगा, एंड देन यू विल नोटिस दैट कि होगा क्या, आपकी जो 10 पेजेस की फाइल थी वो पूरी प्रिंट आउट निकल आएगी। हाउ? आपने तो बंद कर दिया है वर्ड, ठीक है, because your data is now stored in a register of your printer, ठीक है। अब उस रजिस्टर में जो डेटा चला गया, पहले वो पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। और इसी तरह आपने एक फाइल सेंड कर दी प्रिंट आउट के लिए, मिसाल के तौर पे उसमें 50 पेजेस है, जाहिर है उसमें टाइम लगेगा। आपने उसे बंद कर दी, देन दूसरी फाइल ओपन की, सपोज करें उसमें 20 पेजेस हैं, आपने वो भी सेंड कर दी एंड उसे भी क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट फाइल के पूरे 50 पेजेस निकलेंगे प्रिंटर से, एंड देन सेकंड फाइल के भी 20 पेजेस निकलेंगे। क्यों और कैसे? बिकॉज आपका जो डेटा था, क्योंकि आपने तो फाइल बंद कर दी, तो फिर कैसे हो रहा है ये? क्योंकि आपका वो डेटा जो है जो कि प्रिंटर के पास चला गया, प्रिंटर के रजिस्टर में जाके सेव हो गया, ठीक है। रजिस्टर फास्ट स्टोरेज एरिया होता है, लेकिन ये बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है। प्रिंटर के जो मॉडल्स हैं वो उनके मुताबिक ये वेरी कर रहा होता है कि उनमें कितनी कैपेसिटी है फाइल को स्टोर करने की। प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, ओके।
देखें बेटा, प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो मेमोरी को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मेमोरी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसमें से जो प्राइमरी एरिया की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एरिया में हमारे पास बेटा दो है। अच्छा, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं ना, जरा चैट पे रिप्लाई कर दें। बड़ी खामोशी सी लग रही है, सब जाग रहे हैं। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? गुड गुड। अच्छा, वो असल में क्लास में हूँ बेटा जब आप लोगों के साथ, तो हल्की फुल्की खुसर फुसर की आवाजें तो आती हैं, तो पता चल रहा होता है यहाँ पे सिनेरियो जरा डिफरेंट है, तो इसलिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज रिपीट कर दूं बेटा, आप लोग अपने नेम के आगे जो है ना अपनी क्लास और सेक्शन मेंशन कर दें। कुछ बच्चों का मुझे नजर नहीं आ रहा, लाइक अब्दुल अहद, अक्सा वसीम, अरीब अहमद, दुआ सुहेल, और नीचे और बहुत से हैं, मैं भी उनकी तरफ नहीं जा सकता। बेटा आप लोग अपने नेम को रीनेम करके जो है ना अपनी क्लास और सेक्शन मेंशन कर, चलें ये भी ठीक है, चैट पे आप अपना नेम और नेम के आगे क्लास और सेक्शन मेंशन कर दें, फिर मैं वहां से जो है ना आपकी अटेंडेंस ले लूंगा। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को अगेन। सो प्राइमरी मेमोरी में बेटा हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम, ठीक है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है, फर्दर आगे इसकी डिटेल जो है हम देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। देखिए बेटा, रैम जो है ना वो एक्चुअली क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वॉलेटाइल मींस जल्दी भूल जाने वाली, टेम्परेरी बेस्ड होती है, ठीक है। होता क्या है कि आप मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी ये जूम का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, उसके अलावा मैंने लाइक ये आपके सामने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की ओपन की हुई है, तो ये सब क्या है, ये कहाँ पे ओपन हो रही है। देखिए, जो फाइल करंटली आपके पास ओपन हुई हुई होती हैं, दीज ऑल आर स्टोर्ड इन अ रैम, ठीक है। टेम्परेरी होती है ये स्टोर रैम में, ठीक है। रैम जो है टेम्परेरी इसको क्यों कहा जाता है, वेन एवर पावर विल बी कट ऑफ देन दिस डेटा विल बी लॉस्ट। यही वजह है कि आपने कंप्यूटर पे आप कोई काम कर रहे होते हैं, लाइट अगर चली जाए या पावर ऑफ हो जाए अचानक, दोबारा जब आप खोलते हैं तो वहीं पे मौजूद नहीं होता आपका कंप्यूटर, ठीक है। आपको दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ता है। वजह, क्योंकि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो स्टोर होता है टेम्परेरी तौर पे कहाँ पर, रैम में, ठीक है। तो चूंकि रैम में मौजूद था, पावर ऑफ हो गई तो वो डेटा उसमें से डिलीट हो जाता है। नीचे पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है, इट इज अ वॉलेटाइल इन नेचर, यानी जल्दी घुल जाती है, टेम्परेरी बेस। नेक्स्ट पॉइंट है, रैम स्टोर डेटा रैंडमली एंड द प्रोसेसर एक्सेस दीज डेटा रैंडमली फ्रॉम द रैम। आप बेटा रैम को ना इस तरह भी कंसीडर कर सकते हो, इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा, रैम इज जस्ट लाइक अ पैसेंजर बस, ठीक है। डेटा जो है वो पैसेंजर्स हैं और रैम जो है वो पैसेंजर बस है। डेटा उस बस में बैठता है, यानी पैसेंजर उस बस में बैठते हैं और बस जो है उनको ट्रेवल करवाती कहाँ तक, उनकी डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन क्या है, उनकी प्रोसेसर। यानी डेटा रैम में आता है और रैम जो है वो प्रोसेसर तक उसे पहुंचाती है, और प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करता है, और आगे फिर जो भी काम उसने करना होता है उसके मुताबिक कंप्यूटर में काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर और रैम के दरमियान में डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, ये होता है रैंडमली, राइट। RAM is considered random access because you can access any memory cell directly if you know the row and column that intersect at that cell. देखिए बेटा, रैम या कोई भी मेमोरी है ना, वो सेल की फॉर्म में उसमें डेटा आ सकता है, ठीक है। मैं अभी स्लाइड में तो खैर वो मैंने नहीं ड्रॉ किए हुए, जस्ट लाइक अ टेबल, ठीक है। तो वो टेबल की फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है। चलें मैं अभी इसको कर देता हूँ, नो इशू। सपोज करें मैं ये टेबल ले लेता हूँ और
मैं इसमें कॉलन ले रहा हूँ 8 3, जस्ट लाइक दिस। देखिए बेटा, जो हमारे पास डेटा होता है ना वो इस फॉर्म में होता है। मैंने यहाँ पर कॉलन जो है वो कितने लिए हैं, मैंने कॉलम्स लिए हैं इसके 8। क्यों लिए हैं? आपको मालूम है जो मेमोरी है उसके यूनिट क्या है? उसके यूनिट सबसे छोटा देखें बेटा, मेमोरी का जो यूनिट होता है दैट इज बिट, राइट? वन सेल इज अ बिट, ओके। 8 बिट अगर आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? दैट इज 1 बाइट। और इसी तरह अगर 4 बिट मिलते हैं तो वो क्या होता है? 1 निबल। सो दीज आर द 8 बिट मीन्स 1 बाइट, ठीक है जी। अब देखें फॉर एग्जांपल, मैंने वही वाली बात में कंटिन्यू करता हूं। मैंने कीबोर्ड से दबाया ए, कैपिटल ए, तो कीबोर्ड के पास जो सिग्नल जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा, गौर से इधर देखिएगा, मैं इनको ना सेंटर एक मिनट कर लूं, सेंटर, ओके। कीबोर्ड के पास ये जाएगा, सॉरी कंप्यूटर के 1 0 0 0 0 0 एंड 1, ठीक है। लेकिन ये चूंकि 8 बिट में जाता है तो इनिशियल वाला जो डिजिट है वो भी 0 हो जाता है। आपको मालूम है अगर मैं आपको कहूं कि 12 लिखें, आप लिख देंगे 1 2। मैं कहूँ 3 डिजिट में 12 लिखें तो आप किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्जांपल यूं, देखिए मैं आपसे कहूँ 12 लिखें तो आप यूं लिखेंगे, नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। मैं आपसे कहूँ 3 डिजिट में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? आप 0 1 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि जो पहले आप 0 लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, उससे उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही वजह है कि जो वैल्यू हमारे पास ए की बन रही है वो तो ये है, लेकिन अगर हम उससे पहले एक 0 लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि कंप्यूटर जो है वो डेटा लेता है 1 बाइट की सूरत में, ठीक है। मिनिमम जो एड्रेसिंग मेमोरी यूनिट है वो बाइट होती है, ठीक है, 1 बाइट। तो इस वजह से वो पूरे 8 डिजिट में वैल्यू लेता है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया ए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं उसमें बी लिखूंगा तो बी जो है वो किस तरह जाएगा? वो देखिए इस तरह जाएगा, पहला 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0, दिस इज बी, ठीक है। ये क्यों है, कैसे है, ये आगे आप लोगों का डिस्कस होगा। अच्छा, बल्कि क्लास 8 में आप लोगों का डिस्कस हुआ है, ठीक भाई। आप लोग तो क्लास 8 में बेटा जो आप लोगों की कन्वर्जन हमने पढ़ी थी ना, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये वही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ, देखें ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये लिखा हुआ है 65 का, और ये जो सेकंड मैंने लिखा है दिस इज 66। आप खुद से जरा ट्राई कीजिएगा, डेसिमल का 65 और डेसिमल का 66 जो है, इनको जरा कन्वर्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा क्या 65 पे यही आ रहा है 1 5 टाइम 0 एंड 1, और 66 पे जो है 1 4 टाइम 0 1 एंड देन 0, ठीक है। इसे जरूर चेक कीजिएगा। उरूज हनीफ, मेरी आवाज पियानो की तरह आ रही है? पता नहीं बेटा क्यों आ रही है, मेरी आवाज पियानो की तरह आ रही है। खैर, नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रोम। सो रीड ओनली मेमोरी or ROM is a permanent form of storage. ROM stay active regardless of whether power supply to it is turned on or off. ROM devices do not allow data stored on them to be modified. देखें बेटा, ROM जो है ना वो परमानेंट है, हमारे पास परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। जबकि रैम जो थी वो टेम्परेरी थी, यानी रैम जो है वो वॉलेटाइल है और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपके पास डिफरेंसेस में आ सकते हैं, ठीक है। रैम में जो है हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रोम में हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। रैम जो है वो रीड ओनली मेमोरी भी, सॉरी, रैम जो है वो रीड एंड राइट एबल मेमोरी होती है,
जबकि रोम जो है वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, सिर्फ उसमें से रीड कर सकते हैं हम डेटा को, उसमें डेटा को राइट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, रोम में अब जरा गौर करें मेरे इस पॉइंट पे। मैं ये कह रहा हूँ कि रोम जो है वो, उसमें से सिर्फ डेटा को हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मतलब ये अजीब सी बात नहीं है कि अगर राइट नहीं कर सकते तो उसमें डेटा आया कहाँ से? ठीक है। अच्छा, एक मिनट में, एक क्वेश्चन शायद आ रहा है। दुआ, आपका हैंड रेज है और जैद का भी आया। ठीक है दुआ, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ। दुआ, अपना माइक खोलें बेटा आप। ठीक है जैद, आप अपना माइक ऑन करें। सर ये मिस का मैसेज आया है, ज्वाइन द क्लास, हम क्या करें? आप कौन सी क्लास? क्या कहते हैं, दूसरी जो ऑनलाइन क्लास है मिस तहमीना की। बेटा वो उन्होंने किया होगा कि उस टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। नहीं, वो 11:30 11:30 पे क्लास थी ना। 11:30 पे कैसे हो सकती है? ये तो मेरी क्लास की उन्होंने टाइमिंग है। टाइमिंग लिखी है, अभी उनका ग्रुप में मैसेज आया कि स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास। अच्छा नहीं बेटा, उनकी क्लास की टाइमिंग ये नहीं है। उनकी क्लास की टाइमिंग जो है वो 11, हाँ 11:30 लिखी हुई है, जबकि 11:30 नहीं होगी। खैर, आप अभी ये क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, उनको रिप्लाई कर दें, आप बता दें अभी सर अरसलान की क्लास चल रही है। ठीक है। खैर, वो बेटा 12 पे होगी, पता नहीं फिर क्यों आया। दुआ, आपका बेटा कोई क्वेश्चन है कि आपका हैंड तो रेज हुआ है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप अपना माइक ऑन नहीं कर रही हैं। चलें खैर, मैं आपका हैंड नीचे कर देता हूँ। ओके, तो रोम में मैं बेटा ये कह रहा था कि मैं एक तो बात ये कह रहा हूँ कि रोम जो है वो, उसमें से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। सेकंड में ये कह रहा हूँ कि रोम में हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो रीड क्या करेंगे? ठीक है, दिस इज माय पॉइंट। अब देखिए होता क्या है, रोम में बेटा जो डेटा स्टोर होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो उसमें डेटा, एक खास तरह का डेटा जो है वो उसमें स्टोर करते हैं। वो डेटा बेसिकली करता क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है आपके कंप्यूटर को बूट होने में। यानी आप देखें, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते क्या? आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपना पावर बटन प्रेस करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, आपकी विंडोज सामने खुल जाती है। लेकिन आपको पता है कि इस विंडोज के ओपन होने के पीछे बहुत से प्रोसेस होते हैं, बहुत सी फाइल्स होती हैं जो इसके पीछे चल रही होती हैं। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे आपको अभी शो करता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे देखें, टास्क बार पे राइट क्लिक करता हूँ और टास्क मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखें मेरे पास कितनी एप्लीकेशन चल रही हैं। एप्लीकेशन 9 चल रही हैं। बैकग्राउंड में प्रोसेस कितने हैं? 87। ठीक है, ये 87 टाइप की फाइल्स बैकग्राउंड में चल रही हैं। और इसके अलावा विंडोज प्रोसेस की फाइल्स कितनी चल रही हैं? 101। क्या ये सब फाइल्स मैंने ओपन की हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ओपन नहीं की बेटा ये फाइल्स। ये फाइल्स कहाँ से ओपन हो? देखिए, आप भी जब अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट में उसके बैकएंड पे, उसके बैकग्राउंड में कुछ फाइल्स चल रही होती हैं। मिनिमम 30 फाइल्स, 29 फाइल्स चल रही होती थी। विंडोज 7 में भी इतनी तो चल रही होती स्टार्ट में। मेरे पास तो विंडोज 10 है तो ज़्यादा है फाइल्स। खैर, तो ये फाइल्स बेटा कैसे ओपन हुई? और ये वो फाइल्स होती हैं जो कि विंडोज को चलने में मदद कर रही होती हैं, हेल्प आउट करती हैं। तो ये फाइल्स आखिर ओपन किसने की? These all files are open just because of ROM, right? Because ROM has a special type of programs, ठीक है, जिसे firmware कहते हैं, which actually gives instruction to your computer for boot up, right? तो ROM में वो डेटा होता है, इसीलिए वो रीड ओनली होता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर नहीं चाहते कि आप उस डेटा को जो है वो छेड़छाड़ करें उसके साथ और आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही ना हो। खैर, ये रीजन तो नहीं होता, मैन्युफैक्चरर आपको खैर ये राइट देते ही नहीं।
Okay, next is secondary memory. Store data and programs permanent. It's retained after the power is turned off. अच्छा, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, पावर ऑफ भी हो जाए तब भी यानी कि इसमें मौजूद रहता है. मेन एग्जांपल्स इसकी क्या है? हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी. ठीक है. अच्छा जी, टाइम हमारे पास कम रह गया. वी जस्ट हैव 2 मिनट्स, सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. ठीक है. और क्वेश्चन मैं दोबारा आज आपकी तरफ छोड़ के जाऊंगा, आपने फाइंड करना है इसका आंसर एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट. गौर से सुनिएगा मेरा पॉइंट. माय पॉइंट इज, हमने दो तरह की मेमोरी देखी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, रैम है और रोम है. गौर से सुनिएगा जरा. रैम में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं. सेकेंड टाइप हमने देखी थी रोम. रोम में क्या है, हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते लेकिन डेटा को रीड कर सकते हैं. ठीक है. तो जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी मौजूद है कि जिसमें हम डेटा, जिसके एक टाइप में डेटा हम स्टोर भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, और सेकंड में स्टोर तो नहीं कर सकते लेकिन अलबत्ता रीड कर सकते हैं, then why we need a secondary memory? ठीक है. This is my question. Then why we need a secondary memory? What is the main reason? ठीक है. तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढना है. टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है. आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है बेटा गूगल क्लासरूम पे जो मैं ये अपलोड करूंगा उसके कमेंट सेक्शन भी आ रहा होता है. ठीक है. उसके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहीं आपको आंसर कर दूं या किसी वॉइस नोट के थ्रू जो है आपको व्हाट्सएप पे आंसर कर दूं. ठीक है बेटा. ओके, अल्लाह हाफिज.